जय हिंद दोस्तों, मैं वीर आज पढ़ाऊंगा आपको अफ्रीका की नदियाँ। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हमने अफ्रीका की बेसिक जानकारियों को देख लिया है, ठीक तरह से समझ लिया। ठीक है, उसके तहत हमने समझा था कि जो हमने आपको बताया था कि अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश, 0 अंश अक्षांश और 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश का मतलब कर्क रेखा, 0 अंश मतलब भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा और 23.5 अंश दक्षिणी का मतलब मकर रेखा। ठीक है, तो ये तीन रेखाएं, तीनों महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं एकमात्र द्वीप अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। ठीक है, एकमात्र महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। हमने दोस्तों आपको ये भी बताया था कि जो अफ्रीका महाद्वीप से ये जो रेखाएं गुजरती है किन किन देशों से होकर गुजरती है, ये सभी हमने आपको बताया था। ठीक है, उसके बाद जो बेसिक जानकारियाँ होती है वो सब इसके पहले वाले वीडियो हमने बता दिया है। उस वीडियो को देखने के लिए जा सकते हैं हमारे चैनल पर, या फिर हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। अर्थात एशिया महाद्वीप का पार्ट 1 या एशिया महाद्वीप का पार्ट 2 होगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एशिया की नदियों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। छोटी छोटी वीडियो देंगे, आपका भी इंटरेस्ट बना रहे ताकि पढ़ने में और जानने की भी इच्छुक हो आप लोग। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे एशिया की नदियाँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, ओके। तो दोस्तों आज हम लोग देख लेते हैं एशिया की नदियाँ। एशिया की नदियाँ बताने से पहले दोस्तों एक दो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, उनको बता देते हैं। ठीक है, ये है दोस्तों एशिया महाद्वीप का मैप। ठीक है, एशिया महाद्वीप का मैप है। हमने बताया था कि ये जो विषुवत रेखा है, सॉरी ये अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा अफ्रीका महाद्वीप के कुल 7 देशों से गुजरती है। एक द्वीपीय देश है यहाँ पर साओ टोमे, और बाकी 6 देश यहाँ पर थे। कौन कौन से थे? गैबन, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया। ठीक है, 6 एक और साओ टोमे। ठीक है, ये 7 देश हैं जिनसे विषुवत रेखा होकर के गुजरता है या फिर 0 अंश अक्षांश रेखा गुजरती है। ठीक है, तो दोस्तों वो तो हमने बता दिया था, लेकिन हमने ये नहीं बताया था कि विषुवत रेखा या फिर 0 अंश अक्षांश रेखा विक्टोरिया झील से भी होकर गुजरती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि विक्टोरिया झील जो है विषुवत रेखा पर ही है या फिर विषुवत रेखा पर ही स्थित है। क्वेश्चन यहाँ पर यह बनेगा और बन चुका है और बनेगा भी, आगे भी बनेगा कि जो विक्टोरिया झील है किस महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा पर है। 4 अक्षांश रेखाएं दे देंगी, 23.5 अंश उत्तरी, 23.5 अंश दक्षिणी, 0 अंश अक्षांश, और कोई एक अक्षांश नहीं देगा या फिर दे देगा, इनमें से कोई नहीं। चौथा ऑप्शन NOT मतलब नन ऑफ दीज, कुछ भी कर सकता है। तो आपको याद रखना है कि विक्टोरिया झील किस अक्षांश रेखा पर है? 0 अंश अक्षांश। या फिर विक्टोरिया झील से कौन सी महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा गुजरती है? 0 अंश अक्षांश, अर्थात भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब देखते हैं दोस्तों कि ये देखिए, ये वाला जो भाग है, ये जो खाली वाला है, ये पूरा है रेड, लाल सागर। लाल सागर हमने बताया था, लाल सागर। और अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में क्या है? भूमध्य सागर। क्या है दोस्तों? भूमध्य सागर। अर्थात ये भूमध्य सागर और लाल सागर को यहाँ से एक नहर द्वारा जोड़ा जाता है। इस नहर का नाम क्या है दोस्तों? इस नहर का नाम क्या है? सुएज नहर। क्या है? सुएज नहर। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1956 में। अर्थात बनने को तो 1800 समथिंग में बना था, भी ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था मिस्र सरकार द्वारा। यहाँ पर इजिप्ट देश है जिसको मिस्र कहते हैं, मिस्र भी कहते हैं। ठीक है, मिस्र सरकार द्वारा 1956 में इस सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। ठीक है, अर्थात जो यूरोपीय देश थे, ठीक है, यूरोपीय देश, जितने भी यूरोपीय देश थे उनको इधर से अफ्रीका महाद्वीप के इधर से आना पड़ता था, इधर से होके ये इस अंतरिक्ष से होकर के तब इधर आना पड़ता था एशिया महाद्वीप में व्यापार के लिए। लेकिन अब क्या हुआ है दोस्तों? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ देने से पैसों की बचत हुई है, और जो जहाजी होते हैं, जो व्यापारिक जहाज होते हैं, वो लोग इसी तरह से आ जाते हैं जिससे उनका समय, पैसा और भी बहुत कुछ बच जाता है। ठीक है, तो सरकार यहाँ की जो सरकार है, मिस्र सरकार, इस नहर से जितनी भी जहाज आती है उनसे कुछ न कुछ फीस वसूल करता है। ठीक है, इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया कि यह मिस्र सरकार की है या फिर यह मिस्र में ही है। ठीक है, तो मिस्र सरकार द्वारा उन जहाज़ों से कुछ न कुछ फीस लिया जाता है। ठीक है, तभी यहाँ से गुजरने दिया जाता है। ठीक है,
यहाँ पर 2 बंदरगाह है, एक छोर पर है पोर्ट सईद बंदरगाह और एक छोर पर है पोर्ट स्वेज बंदरगाह, ठीक है, इसी स्वेज नहर पर ही, ठीक है। ये हो गया। अब देख लेते हैं दोस्तों, अब यहाँ से तो निकलती है, तो यहाँ पर ये जो खाली वाला है ये भी किसी न किसी जल संधि के द्वारा जुड़ा है। तो इस जल संधि का नाम क्या है? बाब अल मंदेब। क्या यहाँ पर हम लिखा भी है, बाब अल मंदेब जल संधि द्वारा जुड़ा हुआ है। क्या? लाल सागर और इधर ये अदन की खाड़ी है। क्या? अदन की खाड़ी। तो ये दोनों लाल सागर अदन खाड़ी बाब जल संधि द्वारा या फिर बाब अल मंदेब संधि द्वारा जुड़े हुए हैं आपस में, ठीक है। ओके, तो ठीक है दोस्तों, इतना हमने देख लिया, इसको मिटा डालते हैं, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों नदियों को, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप की मुख्य नदियों को। अफ्रीका महाद्वीप की 5 मुख्य नदियां हैं, और सारी नदियां हैं लेकिन उनसे प्रश्न नहीं पूछता है, और जो मुख्य नदियां हैं हम उन पर ही नज़र डालेंगे, ठीक है। ओके दोस्तों, तो सबसे पहला नदी है, क्या है? नील नदी। क्या है दोस्तों? नील नदी, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। हाँ, हो सकता है कि मैं ना दिखाई दूँ, थोड़ा साइड में रहूँगा, लेकिन आपको ये सभी चीज़ें दिखाई देंगी। तो पहला नदी है नील नदी। नील नदी दोस्तों आपको बता दें कि नील नदी जो है न सिर्फ अफ्रीका महाद्वीप बल्कि पूरे संसार की सबसे बड़ी नदी है। क्या है? सबसे बड़ी एवं सबसे लंबी नदी है। कितना है? 6990 किलोमीटर। कितना लंबाई है इसका दोस्तों? 6990 किलोमीटर लंबाई है किसकी? नील नदी की। नील नदी की मुख्य धारा, नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। किस झील से? इसी विक्टोरिया झील से। प्रश्न पूछता है कि नील नदी का मुख्य धारा फिर मुख्य उद्गम कहाँ से है, किस झील से है? विक्टोरिया झील से। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो नील नदी जो है विक्टोरिया झील से निकलती है। हमने यहाँ पर मुख्य धारा क्यों कहा? क्योंकि नील नदी की 2 धाराएं हैं, एक वाइट नील नदी, एक ब्लू नील नदी, ठीक है, सफ़ेद नील नदी और नीला नील नदी, ठीक है। तो ये जो सफ़ेद यानी कि वाइट नील नदी है ये कहाँ निकलती है? विक्टोरिया से, ठीक है, यह विक्टोरिया से निकलती है। और इथियोपिया में एक झील है ताना झील, इथियोपिया देश में, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर है इथियोपिया। क्या है? इथियोपिया देश में एक ताना झील है। इसी ताना झील से एक नदी निकलती है, ब्लू नील नदी, जिसे नीला नील नदी भी कहते हैं। ब्लू नील नदी निकलती है ताना झील से इथियोपिया के, और वाइट नील नदी निकलती है विक्टोरिया झील से। ये दोनों ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है, उत्तर की तरफ। और खार्तूम या फिर खार्तूम क्या है? सूडान की राजधानी है खार्तूम, और यही खार्तूम में ये दोनों आपस में क्या होती है? मिल जाती हैं, ठीक है। जब ये दोनों आपस में खार्तूम में मिलती हैं तो मुख्य नदी का निर्माण होता है नील नदी। तब इनके नाम के आगे से वाइट नील नदी और ब्लू नील नदी हट के सीधे क्या हो जाता है? नील नदी। कहाँ? जब ये दोनों सूडान की राजधानी खार्तूम में मिलते हैं तो, ठीक है दोस्तों। ओके, अब आगे क्या होता है दोस्तों कि यह नील नदी जो है भूमध्य सागर में अपना मुहाना बनाती है। कहाँ बनाते हैं? भूमध्य सागर। पूछता है क्वेश्चन, हर जगह कहीं से पूछ सकता है, इसीलिए हम कहते हैं कि थोड़ा क्रिएटिव बनिए, ठीक है, क्रिएटिव बनने की कोशिश किया करिए। प्रश्न अगर न समझ में आया तो खुद से क्रिएट कर दीजिए, लेकिन करिए ज़रूर। क्योंकि दोस्तों प्रश्न कब कहाँ से पूछेगा, देखिए सिविल में कहाँ से कैसा क्वेश्चन पुटअप कर देगा किसी को नहीं पता है। हाँ, घटना चक्र से आप कितना देखेंगे, घटना चक्र तो उपयोगी होता ही होता है, लेकिन उसके अलावा हमें भी अपनी तरफ से कुछ प्रयास करने चाहिए, कुछ क्वेश्चन क्रिएट करने चाहिए, अपनी तरफ से मेहनत करना चाहिए, तब जाके सिलेक्शन होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्रिएट करने की कोशिश किया करिए कि जैसे यहाँ पर विक्टोरिया झील निकल गया, ठीक है, फिर ताना झील, यहाँ पर तो बन ही जाएगा कि नील नदी की मुख्य धारा कहाँ से निकलती है। फिर बनेगा कि जो ब्लू नील नदी होती है किस झील से निकलती है? ताना झील से। ब्लू नील नदी, वाइट नील नदी कहाँ मिलती है? सूडान की राजधानी खार्तूम में मिलती है। अपना मुहाना कहाँ बनाती है नील नदी? भूमध्य सागर बनाती है। तो इतने सारे क्वेश्चन बनेंगे एक टॉपिक से, ठीक है। तो एक टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन सबको हम तो बताएंगे, आप भी क्रिएट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है दोस्तों। ओके, यहाँ पर हमने लिखा भी है कि नील नदी संसार की सबसे लंबी नदी है। इसकी मुख्य शाखा का उद्गम कहाँ से होता है? विक्टोरिया झील से होता है। अच्छा हाँ, ये भी कभी पूछता है कि जो नील नदी है किन किन देशों से होकर गुजरती है? तो यहाँ पर देख लीजिए, युगांडा देश से होकर गुजरती है, फिर दक्षिणी सूडान से होकर गुजरती है, फिर सूडान से होकर गुजरती है, और मिस्र से तो होके भूमध्य सागर में गिर जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, युगांडा से निकलती है, ठीक है, यहाँ से ये युगांडा से निकलती है।
ये जो विक्टोरिया झील है युगांडा से भी कुछ, थोड़ा युगांडा में भी है, थोड़ा नीचे वाले देश में भी है, ठीक है। तो युगांडा से निकल करके दक्षिणी सूडान, उसके बाद फिर सूडान, फिर उसके बाद मिस्र यानी इजिप्ट है, ठीक है, इजिप्ट, उसी को मिस्र कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सूडान और दक्षिणी सूडान कहने का क्या मतलब है, पहले सूडान और दक्षिणी सूडान एक ही देश थे, ठीक है, लेकिन सूडान के जो दक्षिणी भाग है जिसे हम दक्षिणी सूडान आज कहते हैं, उस भाग में ईसाइयों की बहुलता थी, अर्थात यहाँ पर ईसाई अधिक मात्रा में थे, तो वो अलग देश की मांग कर रहे थे, तो इसलिए सूडान के दक्षिणी भाग को काटकर दक्षिणी सूडान बना दिया गया, ठीक है। तो नया देश, जैसे कि भारत में जब भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठी थी, तो पहले तो बहुत अनशन हुआ, फिर श्री पोट्टू रामल्लू की मौत भी हुई, तो उसके बाद जाकर के भाषा के आधार पर राज्य बना था। कौन सा सबसे पहला बना था? आंध्र प्रदेश। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो दक्षिणी सूडान है, दक्षिणी सूडान में ईसाइयों की अधिकता के कारण, ईसाइयों की बहुत मात्रा में जमाव के कारण इसको अलग देश के रूप में माना गया, फिर अलग देश बना दिया गया। किसको? सूडान से काट करके दक्षिणी सूडान को। तो दक्षिणी सूडान, सूडान और मिस्र, ठीक है, इतने देशों पर गुजरती है क्या? नील नदी। ओके दोस्तों, यहाँ पर हमने लिखा है कि इसका मिलन खार्तून में होता है। खार्तून मिल जाती है। वाइट नील नदी कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया से। ब्लू नील नदी ताना झील से, जो अभी हमने आपको बता दिया, ठीक है। और कुछ तो बचा नहीं, हाँ एक पॉइंट और बचा कि नील नदी पर मिस्र में आसवान बांध बनाया गया है। क्या बनाया गया है? नील नदी पर विश्व में, यहाँ पर देखिए हमने लिखा है ना ये, तो जो मिस्र देश है, मिस्र देश में इसी नील नदी पर क्या बनाया गया है? आसवान बांध। कौन सा बांध? आसवान बांध। पूछता है दोस्तों कि नील नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? कैंजी बांध, आसवान बांध, और एक दो बांध दे देंगी और ऑप्शन में दे देगा। तो कौन सी बात बनाई गई है? आसवान बांध। ये बात ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को, इस पॉइंट को नोटिस कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा आप लोग। हालांकि इसका पीडीएफ हम प्रोवाइड कराएंगे, वो अलग बात है, लेकिन आप लोग अगर ऐसे ही नोट्स बनाना चाहते हैं तो ऐसे भी अपना नोट्स बना सकते हैं, सुंदर नोट्स, ठीक है। तो दोस्तों इस पर कौन से नील नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? आसवान बांध। किस देश में? मिस्र देश में। ओके। नील नदी की घाटी बहुत ही उपजाऊ है। ये जो नील नदी घाटी है ना दोस्तों, नील नदी के आसपास का जो क्षेत्र है दोस्तों ना, वो बहुत ही उपजाऊ है, अर्थात यहाँ पर जो फसल का उत्पादन होता है अत्यधिक मात्रा में होता है, ठीक है। ओके, ये हो गया पहला नदी, क्या? नील नदी। अब आते हैं दोस्तों हम लोग दूसरे नदी पर। दूसरा नदी कौन सा है? कांगो नदी, ठीक है। कांगो नदी अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? 4371 किलोमीटर। कितना? 4371 किलोमीटर इसकी लंबाई, किसकी? कांगो नदी की। यह अफ्रीका की दूसरी बड़ी नदी है और यह विषुवत रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने बनाया कांगो नदी, ठीक है। ये है कांगो, ठीक है, अर्थात कांगो ने कांगो गणराज्य, ठीक है, कांगो गणराज्य। कांगो गणराज्य जो है वो एक अलग देश है, ठीक है, जिससे हमने बताया कि विषुवत रेखा करके गुजरती है। तो इस कांगो गणराज्य से कांगो नदी निकलती है, पहले तो उत्तर की ओर जाती है, फिर उत्तर की ओर, फिर नीचे की तरफ दक्षिण की तरफ आती है, और यहाँ अटलांटिक महासागर, ये क्या है? अटलांटिक महासागर में अपना मुहाना बनाती है। कौन? कांगो नदी, ठीक है, अटलांटिक महासागर में मुहाना बनाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और कई बार पूछा जाएगा, तो इस पॉइंट को बहुत ही केयरफुल नोटिस कीजिएगा। देखिए दोस्तों, हम आप ही लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं और आप लोग हमारा साथ दीजिए इस दौर में, इस मिशन में हमारा साथ दीजिए, क्योंकि हम ज्योग्राफी का पूरा सब्जेक्ट आपको दे देंगे सिविल लेवल से, ठीक है। बस हमारे साथ बने रहिए और अपने दोस्तों को भी हमारे साथ जोड़िए, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, न सिर्फ सिविल बल्कि सभी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को यहाँ पर जोड़िए, क्योंकि यहाँ पर हम जीएस का लगभग सभी सब्जेक्ट दे देंगे, लेकिन सबसे पहले ज्योग्राफी देंगे, क्योंकि ज्योग्राफी हमारा खुद ऑप्शनल है। और पहले तो ज्योग्राफी ऑप्शनल है, उसके बाद सबसे ज़्यादा रुचि मेरी है पॉलिटिकल साइंस में, अर्थात राजनीति विज्ञान में। तो मैं राजनीति विज्ञान भी इसके बाद बताऊंगा। साथ साथ मैंने कुछ राजनीति विज्ञान की वीडियोस डाले भी हैं, उनका भी लिंक दे दूंगा। 1-2 वीडियोस का लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसमें हमारा साथ दीजिए, हम लेकर के चलेंगे आप लोगों को, ठीक है। तो कांगो नदी जो है, कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। तो कौन सी है?
कांगो नदी। और कहाँ मुहाना बनाती है? अटलांटिक महासागर में। और एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये जो कांगो नदी है पूरे कांगो गणराज्य में फैली हुई है, ठीक है, पूरे के पूरे कांगो गणराज्य में फैली हुई है, ठीक है, पूरा जितना बड़ा देश है कांगो गणराज्य, पूरे कांगो गणराज्य में फैली हुई है, पूरी नदियाँ ही नदियाँ, ठीक है। और लास्ट में कहाँ मुहाना बनाती है? अटलांटिक महासागर में, ठीक है। यहाँ पर हमने देखिए लिखा पूरे कांगो गणराज्य में फैला हुआ है इसका। और मुहाना कहाँ बनाती है? अटलांटिक महासागर में। 13% जल विद्युत उत्पादन करता है। ये जो हमने बताया दोस्तों कि क्योंकि पूरे के पूरे कांगो गणराज्य में नदियाँ ही नदियाँ, ठीक है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा बांध बनाए जाएंगे ताकि जल विद्युत का उत्पादन कर सके, ठीक है। तो यह कांगो गणराज्य से, इस कांगो नदी से दुनिया का 13%, दुनिया का अकेले 13% उत्पादन, जल विद्युत उत्पादन कौन करता है? कांगो नदी। ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और एक पॉइंट है दोस्तों इसमें कि स्टेनले और लिविंगस्टोन जलप्रपात का निर्माण इस नदी पर या फिर इस नदी द्वारा झरनों का निर्माण हुआ है। स्टेनले और लिविंगस्टोन, सॉरी नाम भूल गए थे, स्टेनले और लिविंगस्टोन, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ताकि कहीं अगर भूले तो फिर यहाँ पर तुरंत देख लें। स्टेनले और लिविंगस्टोन जलप्रपात बनाया गया है किस नदी पर? कांगो नदी पर। ये चीज़ मत भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। ये हो गया दूसरा नदी, कांगो नदी। नील नदी होगा, कांगो नदी हुआ। अब आते हैं अफ्रीका महाद्वीप की तीसरी बड़ी नदी नाइजर नदी पर, ठीक है दोस्तों। तो नाइजर नदी की लंबाई है कुल 4184 किलोमीटर। कितना दोस्तों? 4184 किलोमीटर लंबाई है किसकी? नाइजर नदी की। नाइजर नदी अफ्रीका की तीसरी बड़ी नदी है, ठीक है। नाइजर नदी ये देखिए नाइजीरिया यहाँ पर है, यहीं से निकलती है नाइजर नदी और कहाँ गिर जाती है? गिनी की खाड़ी में। नीचे क्या है दोस्तों? गिनी की खाड़ी, ठीक है। नीचे क्या है? गिनी की खाड़ी। तो नाइजीरिया से निकल करके नाइजर नदी गिनी की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। नाइजीरिया से गिनी की खाड़ी में, देखिए हमारा डायरेक्ट हमने लिख दिया है नाइजीरिया से गिनी की खाड़ी में। दोस्तों यूपीएससी हो चाहे यूपीपीसीएस हो, यही मांगता है कि आप दो शब्दों को कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, या फिर जिसे यहाँ पर हम लिखा है नाइजीरिया से गिनी की खाड़ी में, या फिर यहाँ पर हमको एक पॉइंट और बढ़ाना चाहिए था कि नाइजीरिया से निकलकर गिनी की खाड़ी में गिरती है। तो ये हो गया एक पॉइंट, नाइजीरिया से निकल कर गिनी की खाड़ी में गिरती है। लेकिन कुछ लोग होते क्या है कि ऐसे लिखते हैं नाइजर नदी नाइजीरिया देश से निकलती है, नाइजर नदी गिनी की खाड़ी में निकलती है, तो इतना लंबा हो जाता है। तो यूपीएससी हमसे ये नहीं मांगती, यूपीएससी स्मार्ट लोगों को मांगती है कि अगर ये 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट को जोड़कर आप छोटा कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो नाइजीरिया से निकलती है नाइजर नदी और गिनी की खाड़ी में गिर जाती है। गिनी की खाड़ी कहाँ है? नाइजीरिया के दक्षिण में, ठीक है दोस्तों। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाइजर नदी को क्या कहते हैं? तेल नदी भी कहते हैं। नाइजर नदी को तेल नदी भी कहते हैं क्योंकि इसकी घाटी में पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। किसका? पेट्रोलियम का उत्पादन होता है, ठीक है। इसकी घाटी में बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। नाइजीरिया के सबसे बड़े नगर इबादान में ही तेल रिफाइनरी है, ठीक है। नाइजीरिया का एक नगर है जो कि नाइजीरिया का सबसे बड़ा नगर है इबादान। उसी इबादान शहर में तेल रिफाइनरी स्थापित किया गया है। ध्यान दीजिएगा, इबादान और अबादान में अंतर होता है। हमने जब एशिया पढ़ा रहा था तो बताया था कि अबादान ईरान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है, ठीक है। क्या? अबादान। लेकिन इबादान कहाँ का है? नाइजीरिया का। अफ्रीका महाद्वीप के देश नाइजीरिया का है इबादान और ईरान का था अबादान, ठीक है दोस्तों। ओके, अगला है दोस्तों कि जल विद्युत उत्पादन के लिए इस पर कैंजी बांध का निर्माण किया गया है। ये जो नाइजर नदी है दोस्तों, इस पर जल विद्युत उत्पादन के लिए किसका निर्माण किया गया? किस बात का निर्माण? कैंजी बांध। क्या? कैंजी बांध। या फिर पुटअप देखिए क्वेश्चन ऐसे करेगा दोस्तों कि नाइजर नदी पर कौन सी बांध बनाई गई है? 3-4 ऑप्शन दे देगा, उसमें कैंजी बांध भी शामिल होगा, तो आपको टिक कौन करना होगा? कैंजी बांध। ओके दोस्तों, अगला देख लेते हैं लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी, तो दोस्तों लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना की सीमा पर बहती है या फिर प्रवाहित होती है। दक्षिण अफ्रीका दोस्तों ये है, ठीक है। ये मान लीजिए दक्षिण अफ्रीका है, इसके ऊपर बोत्सवाना है, ठीक है। तो इसी सीमा पर क्या बहती है? लिम्पोपो नदी। ये लिम्पोपो नदी, और यहीं से आपका बताया दोस्तों मकर रेखा होकर गुजरती है, ठीक है। तो लिम्पोपो नदी जैसे यहाँ से निकलती है, ऐसे होती है, फिर ऐसे बहती है, ठीक है। अर्थात लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बारी काटती है। ध्यान दीजिएगा, कांगो नदी विषुवत रेखा को और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है दोस्तों, अगला नदी देख लेते हैं
जाम्बेजी नदी, ठीक है, क्या, जाम्बेजी नदी। तो जाम्बेजी नदी दोस्तों जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर प्रवाहित होती है। जाम्बिया और जिम्बाब्वे भी यहीं पर स्थित है, क्या, इसी दक्षिण अफ्रीका के आसपास ही स्थित है, क्या, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। आसपास करने का मतलब दक्षिण अफ्रीका में, अगर दक्षिण अफ्रीका में नाम लेते हैं तो आप लोग समझेंगे कि यह एक जो पर्टिकुलर देश का नाम, लेकिन अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में, हाँ ये कह सकते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में जाम्बिया और जिम्बाब्वे स्थित है। तो इसी की सीमा पर कौन सी नदी बहती है, जाम्बेजी नदी। कौन सी, जाम्बेजी नदी। और दोस्तों इस जाम्बेजी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है, करीबा बांध। ये महत्वपूर्ण बात है, ठीक है, तो भूलिएगा नहीं। इस जाम्बेजी नदी पर जो यहाँ पर प्रभावित होती है, इस पर कौन सी बांध बनाई गई है, करीबा बांध। मिस्र नदी पर आसवान बांध, सॉरी नील नदी पर मिस्र में आसवान बांध, नाइजर नदी पर कैंजी बांध, उसके बाद करीबा बांध किस पर है, जाम्बेजी नदी पर, ठीक है दोस्तों। और यह कहाँ अपना मुहाना बनाती है, मोजाम्बिक चैनल में। दोस्तों ये अफ्रीका महाद्वीप है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, मेडागास्कर द्वीप है, ठीक है। ये मान लीजिए मेडागास्कर द्वीप है, यहाँ पर ये वाला इतना मेडागास्कर द्वीप है। तो ये क्या है, इसके बीच में जो जल आती है यही है, क्या है, मोजाम्बिक चैनल। और यहाँ पर एक देश है मोजाम्बिक, ठीक है, यहाँ पर एक देश है, कौन सा है, मोजाम्बिक। ये जो मेडागास्कर है दोस्तों, इसी मोजाम्बिक से अलग हुआ है और इसके बीच में जो जल प्रवाहित होती है उसका नाम इसी के नाम पर रखा गया है, मोजाम्बिक चैनल, ठीक है। इस चीज़ को मैंने पहले वाले वीडियो में भी डिस्क्राइब किया था, यहाँ भी डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ दोस्तों कि मेडागास्कर और मोजाम्बिक चैनल के बीच में जो मेडागास्कर और मोजाम्बिक देश के बीच में जो सकरा जल प्रवाहित होता है, जो उसे क्या कहते हैं, मोजाम्बिक चैनल, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ठीक है, ओके, ये हो गया। अब दोस्तों देख लेते हैं कुछ और एक दो पॉइंट बचे हुए हैं, मिटाने वाला इधर कहाँ है, देखिए इधर, यहाँ पर हमने लिखा दोस्तों पेम्बा और जंजीबार, दिख रहा है ना, हाँ पेम्बा और जंजीबार, ये दोनों द्वीप है दोस्तों, क्या है, द्वीप है, देखिए छोटा छोटा है ना, द्वीप है। ये यहाँ पर एक देश है तंजानिया, ठीक है, यहीं पर देश है। इसका मतलब ये जो ये वाला छोर है अफ्रीका महाद्वीप का, ये देश है क्या, तंजानिया। तो तंजानिया के पूर्व में कहाँ पड़ेगी, ये पूर्व में, अर्थात पूर्व इधर, पश्चिम इधर, उत्तर इधर, दक्षिण इधर, ठीक है। तंजानिया के पूर्व में दो द्वीप है, पेम्बा और जंजीबार। हम यह कह सकते हैं, पूछ सकता है कि पेम्बा और जंजीबार किस देश के पूर्व में है, तंजानिया, साउथ अफ्रीका, बहुत सारे देश हैं, पूछ सकता है। तो किसके पूर्व में है, तंजानिया देश के पूर्व में क्या है, पेम्बा और जंजीबार। पेम्बा और जंजीबार दोस्तों यह लौंग और इलायची के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है, अर्थात इस द्वीप पर लौंग एवं इलायची की खेती बहुतायत मात्रा में किया जाता है, ठीक है, ओके। और क्या बच रहा है दोस्तों, हाँ ये दो पॉइंट, ये दो बिंदु जो मैंने बनाया है, ये दो देश हैं दोस्तों, ठीक है, ये दो देश हैं। एक है लेसोथो, एक है लेसोथो और एक है स्वाजीलैंड, ठीक है, स्वाजीलैंड। मतलब नीचे वाला लेसोथो है, क्या है, यहाँ पर उधर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर लिख देते हैं, नीचे वाले का नाम है लेसोथो और ऊपर वाले का नाम है स्वाजीलैंड, ठीक है, स्वाजीलैंड। दोनों ये दोनों दोस्तों ये दोनों देश भूमिगत देश हैं। भूमिगत देश का मतलब क्या होता है कि देश के अंदर देश हैं, ठीक है। और किस देश के अंदर है, साउथ अफ्रीका या फिर हम कह सकते हैं दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं AB डिविलियर्स, उनका मैं तो उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ भाई। और इसी दक्षिण अफ्रीका में ये दोनों देश हैं, कौन सा, लेसोथो और स्वाजीलैंड। भूमिगत देश है, द्वीप नहीं है, देश के अंदर देश है, ठीक है। जैसे कोई नगर है, उन्हें देश का दर्जा दे दिया गया है, लेसोथो और स्वाजीलैंड का, ठीक है। तो ये हुआ अफ्रीका महाद्वीप का भूमिगत देश दोनों। पूछता है दोस्तों, क्वेश्चन पूछता है कि लेसोथो या फिर स्वाजीलैंड कैसा देश है, नीचे दे देगा, द्वीपीय देश है कि महाद्वीपीय देश है, भूमिगत देश है, कैसा है, तो ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पर ऑप्शन दिया रहेगा। तो कौन सा देश है दोस्तों, भूमिगत देश है, अर्थात देश के अंदर देश, ओके। ये हुआ। तो आज का सेशन तो ख़त्म हुआ दोस्तों। आज हमने देख लिया नदियों को, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे झीलों को, पर्वतों को और पठारों को। यही 2-3 टॉपिक्स बचे हुए हैं। तो इन तीनों टॉपिक्स को हम लोग 1 या 2 वीडियो में समाप्त कर लेंगे, ठीक है। और तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और बन रही है हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।